नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज मैं फिर एक बार आपके पैट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का संकलन है, ये देखना ना भूलिए और स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? विकल्प दिए हैं ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी और कनाडा। साथियों, बताते चलें, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। इसमें विभिन्न देशों से अलग अलग उपबंध लिए गए हैं और यहाँ पर पूछे जा रहा है आपात उपबंध। संविधान में, भारतीय संविधान में आपात उपबंधों का जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? विकल्प दिए हैं 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो साथियों, स्वराज शब्द की व्याख्या, उसका शब्द का प्रयोग जो भी हुआ था वो सबसे पहले किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और साथियों, विकल्पों में दिए गए 1907 का सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे रास बिहारी घोष। और 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी AC मजूमदार, अंबिकाचरण मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और निम्न में से किसके साथ हुई थी? साथियों, इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी। एक हुई थी 12 अगस्त 1965 को और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1965 को। तो साथियों, पहली जो इलाहाबादी संधि थी उसमें अंग्रेजी कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और दूसरी तरफ जो था वो भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? विकल्प दिए हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। साथियों, त्रिपिटक जो है वो 3 पिटकों को सम्मिलित करके कहा जाता है और ये 3 पिटक जो है वो बौद्ध धर्म के हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, बौद्ध धर्म। साथियों, जो 3 पिटक हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों पिटकों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके निर्देशन में की गई थी? विकल्प दिए हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई है वो 1921 में शुरू की गई थी और 1921 में खुदाई करने का जो श्रेय जाता है, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है वो दयाराम साहनी को जाता है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर की खुदाई करी थी, खोज करी थी। लेकिन प्रश्न ये पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके निर्देशन में की गई थी? तो निर्देशन करने का काम किया था उस समय तत्कालीन जो थे पुरातत्व विभाग के चीफ सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यह खुदाई की गई थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों, शांति स्वरूप पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प सी, विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा गया है? विकल्प दिए हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। साथियों, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो ये अंग्रेजी इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये एक अंग्रेजी इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन निम्न में से किससे संबंधित हैं? विकल्प दिए हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति और श्वेत क्रांति। साथियों, वर्गीज कुरियन ने भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया था, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में काम किया था। तो दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। तो विकल्प डी श्वेत क्रांति इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परिवहन की दृष्टि से विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? विकल्प दिए हैं सेंट लॉरेंस नदी, सीन नदी, राइन नदी, सिंधु नदी। साथियों, परिवहन की दृष्टि से सबसे व्यस्त नदी
पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो वो है राइन नदी। विकल्प सी राइन नदी, ये यूरोप के जर्मनी में बहने वाली नदी है। इससे कोयले का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसको कोयला नदी भी कहा जाता है। और सेंट लॉरेंस नदी की बात करें तो ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली नदी है और ये परिवहन की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे व्यस्त नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल बादशाह की उपाधि आलमगीर थी? विकल्प दिए हैं अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। तो साथियों, आलमगीर की उपाधि धारक मुगल बादशाह था, वो था औरंगजेब। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में आधारभूत एवं भारी उद्योगों को प्रधानता दी गई थी? विकल्प दिए हैं पहली, दूसरी, पाँचवीं और 10वीं। साथियों, भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ था और ये 2017 तक चली। तो इसमें जो पूछा जा रहा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत एवं भारी उद्योगों को प्रधानता दी गई थी? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प बी दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारभूत एवं भारी उद्योग प्रधान योजना थी। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? विकल्प दिए हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड मैकाले। तो साथियों, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय रहे थे और इन्होंने भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत करवाई थी। तो यो है, इन्हीं को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? विकल्प दिए हैं चीन, भारत, बांग्लादेश और ब्राज़ील। साथियों, जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पर जो देश है विश्व में वो चीन है। और यहाँ पूछा जा रहा है दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। साथियों, एकदम परफेक्ट तैयारी कराने का वादा कर रहा हूं आपसे। यूपी पैट की परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और पेपर के बाद आप देखेंगे ऐसे ही प्रश्नों का वहाँ पे आपका सामना हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की वान झील किस देश में है? विकल्प दिए हैं जॉर्डन, इजराइल, तुर्की और सऊदी अरब। तो साथियों, वान झील जो है वो तुर्की में है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, नवीनतम जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि एक और झील की जानकारी हुई है, उसका नाम है अस्सल झील। अस्सल झील ये अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती में है। बताते हैं ये वान झील से भी अधिक खारी है। लेकिन यहाँ विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा तुर्की। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प दिए हैं 21, 24, 25 और 27। तो साथियों, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है 25। कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? विकल्प दिए सिंगापुर, इंडिया हाउस, पटियाला हाउस और लाल किला। तो साथियों, आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए थे उन पर मुकदमा चलाया गया था वो दिल्ली के लाल किला में चलाया गया था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लाल किला में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की तरफ से वकालत करने का काम भूलाबाई देसाई, टीवी सप्रू और जवाहरलाल नेहरू आदि वकीलों ने किया था। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? विकल्प दिए हैं फारसी, अरबी, तुर्की, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, बाबर की ये आत्मकथा है तो सीधी बात है, आत्मकथा है तो बाबर ने स्वयं ही लिखी है। और बाबर ने यह आत्मकथा अपनी आत्मकथा जो है तुर्की में लिखी है। और तुजुक बाबरी को बाबरनामा या वाक़ियात बाबरी भी कहा जाता है। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद जो किया है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। तो साथियों, बाबर ने जो लिखी है वो तुर्की में लिखी है, लेकिन इसका जो अनुवाद कर दिया है अब्दुल रहीम खान खाना ने वो फारसी भाषा में कर दिया है। यहाँ पर आंसर सही रहेगा विकल्प सी तुर्की। दिल्ली के किस सुल्तान ने न्याय चाहने वालों के लिए लाल वस्त्र पहनने का नियम बनाया था? विकल्प दिए हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कहे जाने वाले और दिल्ली के प्रथम सुल्तान कहे जाने वाले इल्तुतमिश ने न्याय चाहने वालों को लाल वस्त्र पहनने का नियम बनाया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज किस महाद्वीप में है?
विकल्प दिए हैं उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो साथियों एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हनोई किस देश की राजधानी है? विकल्प दिए हैं थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम। साथियों यूपी पैट के सिलेबस में राजधानियों का भी एक सिलेबस में राजधानियों का टॉपिक दिया गया है, तो राजधानियों को का भी विशेष ध्यान रखना है। संभावना ये रहती है कि एक क्वेश्चन राजधानियों से अवश्य ही आ जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हनोई किस देश की राजधानी पूछा जा रहा है, तो हनोई साथियों वियतनाम की राजधानी है। और अगर इन देशों की राजधानी की बात करें, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, बैंकॉक। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और इंडोनेशिया की राजधानी पूर्व में तो जकार्ता हुआ करती थी, जकार्ता, बट अभी नई राजधानी घोषित हो गई है नुसंतारा। नुसंतारा को नई राजधानी बनाया गया है इंडोनेशिया की। अगला प्रश्न है भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? विकल्प दिए हैं आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और तेलंगाना। साथियों भारत का नवीनतम राज्य है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया है। अगला प्रश्न है मॉरिशस किस महासागर का द्वीपीय देश है? विकल्प दिए हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो साथियों मॉरिशस जो द्वीप है वो द्वीपीय देश है, ये हिंद महासागर में स्थित है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? विकल्प दिए हैं पर्थ, एडिलेड, सिडनी और कैनबरा। साथियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने की थी? विकल्प दिए हैं जॉन साल्क, एडवर्ड जेनर, फंक और चैडविक। तो साथियों विटामिन की खोजकर्ता जो रहे हैं वो रहे हैं फंक। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प दिए हैं 5 जून, 16 सितंबर, 23 दिसंबर और 12 जनवरी। साथियों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का भी संबंध यूपी पैट के सिलेबस से है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उनको हमें याद रखना पड़ेगा। तो साथियों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और साथियों अगर 5 जून की बात करें तो ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 23 दिसंबर को ये राष्ट्रीय दिवस है हमारा, चौधरी चरण सिंह जयंती है, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं तो उनकी जयंती मनाते हैं। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस माध्यम में होती है? साथियों ध्वनि की चाल की बात करें तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो और यह ठोस माध्यम में सर्वाधिक तेज चलती है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ठोस। और जबकि साथियों निर्वात की बात करें तो निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है, और सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में, और निर्वात में चल भी नहीं सकती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? साथियों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव के लिए समिति गठित की गई थी, और वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, और 1959 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। और इसी की रिपोर्ट के आधार पर बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका औपचारिक उद्घाटन भी किया था। अगला प्रश्न है कौन सा पर्वत एशिया व यूरोप के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है? विकल्प दिए हैं आल्प्स पर्वत, जूरा पर्वत, पेरेनीज पर्वत और यूराल पर्वत। साथियों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प डी यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया व यूरोप के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है। साथियों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? चावल उत्पादन से, चीनी उत्पादन से, समुद्री जीव से और दुग्ध उत्पादन से। साथियों ऑपरेशन फ्लड का संबंध रहा है दुग्ध उत्पादन से, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अंतिम प्रश्न है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने की थी?
विकल्प दिए हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो साथियों बंगाल विभाजन की घोषणा करने वाला जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में 19 जुलाई को ये घोषणा कर दी थी कि बंगाल विभाजन होगा, और यह घोषणा जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू भी हो गई थी। और इसी के विरोध में 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।